हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सब लोगों को। आज हम बात करने जाते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में पहले बताया गया था सोशल साइंस में क्वेश्चन, ठीक है। आज बताएंगे उसी के आगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज अशोक के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में पहला है कि सर्वप्रथम अशोक नाम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया? सर्वप्रथम अशोक का नाम 1915 में मास्की लघु शिलालेख में पढ़ा गया। फिर दूसरा है अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग विजय प्राप्त की। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय प्राप्त की। फिर तीसरा है कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। फिर ये तुम्हारा 200 इनका अशोक 273 से 232 ईस्वी पूर्व, ठीक। इनकी कितना सन काल है? 273 से 232 ईस्वी पूर्व। फिर इनका राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती तथा तक्षशिला के प्रांतीय शासक थे। कहाँ के? राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती तथा तक्षशिला के प्रांतीय शासक था। फिर यह है अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है। और फिर अगला है देवनाम प्रियदर्शी अशोक सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी। देवनाम प्रियदर्शी अशोक सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि थी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर अगला है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा। अशोक का पुत्र कौन सा था? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, ठीक है। श्रीलंका भेजा गया। फिर मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हम पहले बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि राजा की सहायता के लिए मंत्रण उप समिति की नियुक्ति की गई। किसकी? राजा की सहायता के लिए मंत्रण उप समिति की नियुक्ति की गई, ठीक है। और नियुक्ति की गई थी। फिर इसमें कौन से थे? प्रधानमंत्री, युवराज, सेनापति तथा मुख्य समाहर्ता आदि। प्रधानमंत्री, युवराज, ठीक है, सेनापति तथा मुख्य समाहर्ता आदि, ठीक है। फिर केंद्रीय प्रशासन में मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। मौर्यकालीन की केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। फिर दूसरा है राजा का पद वंशानुगत होता था। कैसा? राजा का पद वंशानुगत होता था, क्योंकि जैसे ही इंसान वंशानुसार मतलब पैदा होता जाता था उसी के सब मतलब राजा बनता जाता था, ठीक है। यही था नियम। फिर इसमें था यूनानी इतिहासकारों ने, ठीक, इतिहासकारों ने अध्ययन को मजिस्ट्रेट कहा है। यूनानी इतिहासकारों ने अध्ययन को मजिस्ट्रेट कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में क्या था? पहला था मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे। कितने? 30 थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य थे, ठीक। फिर देखते हैं चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी, ठीक है। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। इतना याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लिए लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए, ठीक। कौटिल्य के अनुसार राजा को सभी वर्गों के लिए लोगों को सेना में नियुक्त करना चाहिए, ठीक है। ये कौटिल्य ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट है। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्टी, ठीक है। पाकिस्तान में प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि खरोष्टी थी। फिर भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। फिर अगला पॉइंट है भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। कि भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है। फिर अगला है रूमनिदेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा बाली नामक
कर समाप्त करने का भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख किया है। ठीक है, रूपनिदेश स्तंभ में अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने एवं भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। इलाहाबाद कौशाम्बी, किसको? इलाहाबाद कौशाम्बी लघु शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। फिर आगे बात करते हैं। फिर अगला है 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। फिर देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। पहला है आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा गया है। आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्णों में बांटा गया है मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, तो ये 7 वर्ण कौन से हैं? एक तुम्हारा है दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक हो गया, ये कृषक हो गया, ये पशुपालक हो गया, ये व्यापार हो गया, ये सैनिक, निरीक्षक और मंत्री। तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापार, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापार, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और मंत्री, ये 7 वर्ण हो गए। फिर एक और पॉइंट इसी में अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का वर्णन है। मौर्यकालीन में समाज दास प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी, तो याद ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा, ठीक है, सॉरी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, इसमें बात करते हैं। स्त्रियों की दशा, ठीक है, तो स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा, ये तुम्हारा पहला था स्थिति में पहले अपेक्षा गिरावट, स्थिति में पहले की अपेक्षा गिरावट। फिर दूसरा था समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है, समाज में 8 प्रकार के विवाह होते थे। फिर अगला है विधवा। विधवा, जो विधवाएं होती थी उनका पुनर्विवाह हो जाता था। ठीक है, जो विधवा होती उनका पुनर्विवाह हो जाता था। स्थिति में पहले अपेक्षा गिरावट आई। ठीक है, पहले की अपेक्षा। और समाज में 8 प्रकार के विवाह होने होते थे, विधवा तथा पुनर्विवाह होते थे। ठीक है, और फिर इसमें कहा गया है कि पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्मुह, क्या कहा जाता है? पुनर्मुह कहा जाता था। पुनर्भू कहा जाता था। ठीक है, ध्यान से देखो, पुनर्भू कहा जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मुद्रा। मुद्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये पॉइंट है, मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक प्राधिकारी को था। मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी को था। मौर्य काल में मुद्रा सोना, चांदी तथा ताम्र की डाली जाती थी। मौर्य काल में मुद्रा सोना, चांदी तथा ताम्र की डाली जाती थी। ठीक है, फिर उसके आगे का अगला पॉइंट है कि अशोक द्वारा बनाए गए अनेक स्तूपों में वर्तमान में 2 स्तूप ही शेष बचे हैं। तो कौन से 2 स्तूप शेष बचे हैं? एक तो क्या है, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। एक है सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। फिर सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाई गए हैं। तो सारनाथ में कौन से चलते दिखाएंगे? हाथी, ठीक है, वृषभ और सिंह और अश्व। सारनाथ स्तंभ में 4 पशु चलते हुए दिखाए गए, हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, फिर ये अगला पॉइंट है। इन 4 पशुओं के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र बना है। इन 4 पशुओं के नीचे 24 तीलियों वाला चक्र बना है। फिर अगला है सारनाथ की इसी लाट से, ठीक है, भारत सरकार का राज्य चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। सारनाथ की इसी लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह वृषभ, अश्व तथा 24 तीलियों वाला चक्र लिया गया है। फिर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति, ठीक है, धम्म विजय की नीति अपनाई। फिर अगला है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई। फिर अगला है चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, बस आपका ये आज समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में हम आएंगे आपके। ठीक है, अगला चैप्टर जब होगा तो उसमें बात करते हैं, फिर आगे बात की जाएगी। इसी के सबको नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।